आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चलिए अब कुछ समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डिवाइड करना चाहेंगे तो इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसे दो वे में डिवाइड किया जाता है, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी। ये डिवीजन इस बेसिस पे होती है कि एक्टिविटी किस लेवल पे हो रही है। और अगर आप किसी भी इकोनॉमी को उसकी एक्टिविटी पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमी तीन वे में डिवाइड होती है। वो डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर है। तो किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो इकोनॉमी को प्राइमरी गुड्स एंड प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर है, उसके बाद मरीन कल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। मतलब आप प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चीजें निकाल रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के अगर आप इनमें वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर सिंपल वे में देखें तो सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी सेक्टर में प्रोसेसिंग के बाद उसमें वैल्यू एडिशन कर देना इज अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, यानी कि यही है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? किसी प्राइमरी गुड को प्रोसेस करके उसकी वैल्यू को एनहांस कर देना, मतलब उसमें वैल्यू ऐड कर देना, ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्लियर? अगर आप देखें, प्राइमरी आइटम क्या है? कॉटन, जो एग्रीकल्चर से मिला आपको। लेकिन कॉटन की सबसे पहले गिनिंग की गई, कॉटन को निकाला गया उसके सीड में से, उसके बाद उसकी स्पिनिंग की गई, उसको यार्न में कन्वर्ट किया गया। तो कॉटन को कॉटन से गिन करना, फिर उसकी स्पिनिंग करना, इसमें कुछ लोग लग रहे हैं और उस कॉटन की वैल्यू एडिशन हो रही है। तो वो जो यार्न हमें मिला है वो किस एक्टिविटी की देन है? प्रोसेसिंग। हमने कौन सा प्रोसेस किया? स्पिनिंग प्रोसेस। और ये किस फील्ड में आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने क्या मैन्युफैक्चर किया? यार्न। इसके बाद आप बात करते हैं तो वीविंग आ जाता है। उसी यार्न को लेकर के आप वीविंग करेंगे तो आप क्या प्रोड्यूस कर देंगे? टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल किस सेगमेंट की देन है? मैन्युफैक्चरिंग। उसी टेक्सटाइल को यूटिलाइज करके आप बहुत सारे तरह के गारमेंट्स बना लेंगे, अपैरल बना लेंगे, क्लॉथ बना लेंगे। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कॉटन जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटी की देन था, हर स्टेप पे आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया और उसे एक फाइनल स्टेज तक पहुंचाया। ये सारे प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हैं और इन्हीं को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर केन है, ये एक प्राइमरी सेगमेंट है, लेकिन उसे आप मिल में ले जा करके क्रश करेंगे, क्रश करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट करके छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट करके आप उसकी रिफाइनिंग करके उसे शुगर में कन्वर्ट करेंगे। तो शुगर केन से केन शुगर तक आने का जो सफर है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज प्रोसेसिंग। इसी तरह से आपको बहुत बड़े पैमाने पर कोई माइनिंग से आयरन ओर मिलता है, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। हालांकि किसी भी माइन से, किसी भी एरिया से आयरन ओर निकालने को माइनिंग कहते हैं और माइनिंग इन इटसेल्फ एक सेकेंडरी सेक्टर है। तो वो जो आयरन ओर है उसको आप किसी भी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में ले जा करके आयरन ओर से आयरन जो निकालना है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। उसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी। लाइमस्टोन का यूटिलाइज करेंगे, कोकिंग कोक का यूज करेंगे, आप कोल का, कोकिंग कोल का, आप डोलोमाइट का इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीजों का प्रयोग करके आप आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल निकालते हैं आप, और उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके
उससे आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और फिर धीरे धीरे उसके बाद बिटुमिन, ये सारी चीज़ें डिराइव करते हैं। ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम है। तो कुल मिलाकर के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वही हैं जो किसी भी प्राइमरी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके उसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये दो तरह से की जा सकती है। अब दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग में पहली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है, यानी कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल कॉटन लिया और आप अपने घर के लेवल पर उसकी गिनिंग कर रहे हैं और स्पिनिंग कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो स्पिनिंग करके आपने यार्न बनाया वो मैन्युफैक्चरिंग का ही एक पार्ट था। लेकिन इसके अलावा आप ये सारा प्रोसेस एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर साइज के यार्ड के अंदर, पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्कर, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्निक, पर्टिकुलर नंबर ऑफ मशीन्स के साथ पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स में ये सब काम कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्री सेटिंग हो जाता है। तो चूंकि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फैक्ट्री एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो इसी वजह से इन्हें आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहने लगे हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है दैट इज मोर इज सिनोनिमस टू द इंडस्ट्री सेक्टर। अब इंडस्ट्री में दो तरह की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, वो जो टेंजिबल हैं और वो जो इनटेंजिबल हैं। दूसरा, जो टेंजिबल हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड हैं और जो इनटेंजिबल हैं वो सर्विस बेस्ड हैं। इसमें जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री की बात करें जिसमें आयरन एंड स्टील आ जाएगा, ये टेंजिबल इंडस्ट्री है। और प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये भी एक इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री की आप प्रॉपर एक फैक्ट्री देख सकते हो, सारा सामान फैक्ट्री से बन करके आएगा। इसके अलावा आप देखें तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर, इसमें भी एक फैक्ट्री दिखेगी आपको और वहां से बन के आता हुआ सामान आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, इनसे मिलने वाला सामान एक पर्टिकुलर फैक्ट्री रीजन से बन के आ रहा है और पर्टिकुलर वे में है, आप उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इनके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इनटेंजिबल हैं और जो सर्विस बेस्ड हैं, जो प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से बन के नहीं आता और आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं है वो, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री और जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ से ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनती हैं चीज़ें। टूरिज्म किसी फैक्ट्री की देन नहीं है, एंटरटेनमेंट किसी फैक्ट्री की देन नहीं है। दूसरी बात, आप उसे पकड़ के देख नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्री की डेफिनेशन कुछ ये हो जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोग एक पर्टिकुलर पर्पस को अंजाम दे रहे हैं, तो वह एक इंडस्ट्री है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग मिलकर के अगर फिल्म मेकिंग कर रहे हैं और सबका पर्पस फिल्म को एक पार लगाना है, फिल्म बनाना है, तो वो लोग उस समय के लिए एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है। इसी तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोग पर्टिकुलर टाइप का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं या टूरिज्म सर्विसेज दे रहे हैं, तो वह वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री कहलाएगी। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज भी आगे डिवाइड होती हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, जो इंडस्ट्रीज हैं ये अपने वर्किंग कल्चर में बहुत ही इंटेंस होती हैं, मतलब बहुत ही कम जगह में ये बहुत बड़े ऑपरेशंस करने में के लिए लायक होती हैं, जिसकी वजह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हाई करती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर इज जरूरी, इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो कंट्री का कोई भी प्राइमरी या टर्शरी कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि अनलेस अनटिल आपके पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी
तब तक आप कोई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट नहीं बना सकते, और जब तक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट नहीं बनेगा एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हो सकती, और जब तक एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं होगी प्राइमरी सेक्टर एज इट इज ही रह जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी तरह के कोई भी गाड़ी या कोई भी इस तरह का सामान बनाने के बारे में नहीं सोच सकते जब तक हाथ में आपके टूल्स नहीं होंगे, और टूल तभी बनेंगे जब टूल बनाने वाली इंडस्ट्री होगी और या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी जिससे टूल बनता है। तो मुद्दे की बात यह है, इस तरह से अगर आप लिंक सेटल करने जाएंगे तो इंडस्ट्री जो होती हैं ये कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं, और इंडस्ट्री के बिना कोई भी अलग से दो सेक्टर जो और हैं इकोनॉमी के वो नहीं रन कर सकते हैं। इस वजह से इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ खास चीजें हैं। अगर आप कंट्री की बात करें या वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से, स्टेट से कंट्री, कंट्री से वर्ल्ड। इंडस्ट्रीज की कुछ लोकेशंस होती हैं। इंडस्ट्रीज पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं। इनमें एक रीजनल इम्बैलेंस नजर आता है। ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही मौजूद होती हैं। इसका मतलब इनकी जो लोकेशन है उसको कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो कौन से एस्पेक्ट हैं जो इनकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे उसके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कौन से एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री को किस तरह के एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे? उसकी लोकेशन को। इंडस्ट्री से आप कुछ प्रोड्यूस करके आउटपुट दे रहे हैं, और कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली आपको 3 से 4 चीजें चाहिए होती हैं। आपको लैंड चाहिए होता है, आपको लेबर चाहिए होता है, आपको कैपिटल चाहिए होता है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है। ये 4 चीजें हैं जिसकी बेसिस पे आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पर उसके इनपुट बदल जाते हैं। वो इनपुट क्या होंगे, उसमें किस लेवल पे लेबर लगेगी। तो लेबर किस तरह की होगी? अनस्किल्ड होगी, सेमी स्किल्ड होगी, या हाईली टेक्निकल होगी। ये डिपेंड करेगा जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस बेसिस पे। दूसरा, उसका रॉ मटेरियल कैसा होगा। उसमें वेट लूजिंग रॉ मटेरियल लगेगा जो अपना वेट लूज कर जाता है, जैसे आयरन ओर। तो आयरन ओर कितना ज्यादा रहेगा उसमें से आयरन थोड़ा सा निकलेगा, मतलब वो जो रॉ मटेरियल था वो वेट लूजिंग था, उसने अपना वेट लूज कर दिया, और इस रॉ मटेरियल का दूसरा नाम होता है ग्रॉस। तो तीसरी बात ये डिपेंड करेगी कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, कैपिटल कितना लगने वाला है। चौथी बात ये इंपॉर्टेंट रहती है कि उसमें पावर कितनी यूटिलाइज होगी, उसको बहुत बड़े पैमाने पर पावर की रिक्वायरमेंट है या नहीं। पांचवी बात ये रहेगी कि मार्केट की जरूरत उसे कितनी है या नहीं, तो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छठवीं बात ये रहेगी कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको, तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सातवीं बात यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सरकार अक्सर प्रयास करती है जिन एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं है उन एरियाज में भी इंडस्ट्री लगे, और सोशली इकोनॉमिकली जो वीकर एरियाज हैं कंट्री के वो भी ग्रो करे, और एक रीजनल इम्बैलेंस ना हो, रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ हो इंडस्ट्रीज की। तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर लगेगी। इंटरनेशनल मार्केट और पोर्ट सिटीज, इस पे भी डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री कहाँ लगेगी। हिस्टोरिकल रीजंस, इस पे भी डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री कहाँ लगेगी। एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स अगर हम कंसिडर करें तो ये एक इंडस्ट्री की लोकेशन को डिफाइन करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे इंडस्ट्री की लोकेशन होती है, तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है। इंडस्ट्री अलग अलग तरह की होती है, और ये डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री किस तरह का इनपुट यूज कर रही है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री में लेबर कितना है, पहला। इंडस्ट्री में कैपिटल कितना लगा है, दूसरा। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का लेवल क्या है, तीसरा। तो इंडस्ट्री में लेबर, कितने नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में पैसा कितना लगा है, और इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन कर रही है वो किस लेवल पे कर रही है। इन सारे बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है। तो स्मॉल इंडस्ट्री मतलब कि माइक्रो इंडस्ट्री, फिर सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री, फिर स्मॉल इंडस्ट्री एंड फिर बिग इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज सेक्टर, स्मॉल सेक्टर एंड लार्ज सेक्टर। इसके अलावा अब स्मॉल में है या लार्ज में वो अलग बात है।
इनपुट के बेस्ड पर आपको जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके बेसिस पर आपकी जो है इंडस्ट्री है वो डिवाइड हो जाती है। रॉ मटेरियल आपका मेटल है तो फिर आप मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हैं। मेटल में कौन सा रॉ मटेरियल है, आप फेरस हैं या नॉन फेरस हैं। अगर फेरस है, आयरन का कंटेंट है उसमें, तो आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं। अगर नॉन फेरस हैं, कॉपर है या एल्युमिनियम है, कोई भी ऐसी चीज है, तो फिर आप ज्वेलरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो फिर आप नॉन फेरस सेगमेंट में आ जाएंगे। नॉन मेटल इंडस्ट्री है आपकी, नॉन मेटेरिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो फिर उस तरह की इंडस्ट्री होगी। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट आ रहा है वो फॉरेस्ट से आ रहा है। अगर फॉरेस्ट से आ रहा है तो फॉरेस्ट से किस तरह का इनपुट ले रहे हैं आप, टिम्बर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप फिर टिम्बर इंडस्ट्री में आ जाएंगे। और अगर आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जैसे रेसिन वगैरह, तो रेसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाएंगे। रेसिन से टेक्सटाइल बनता है। अगर आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज फार्मास्यूटिकल्स के लिए कर रहे हैं, दवाइयां बनाने के लिए, तो आप फार्मास्यूटिकल्स में आ जाएंगे। अगर आप फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग यानी कि हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए, तो आप फिर उस तरह से फ्रूट्स एंड बेवरेजेस में आ जाएंगे, तो ये अलग से हो जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्री होती है एग्रो प्रोसेसिंग, उसका इनपुट एग्रीकल्चर है, तो एग्रो प्रोसेसिंग में जैम आ जाएंगी, सॉस आ जाएंगी, जो व्हीट फ्लोर आज की डेट में आप खाते हैं, राइस के ब्रांड आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम है वो सारी की सारी एग्रो प्रोसेसिंग में आ जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो इनपुट है वो मरीन है क्या, फिश से कनेक्टेड है क्या, तो उससे रिलेटेड आ जाएंगे। अगर आपका इनपुट केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है या कोई और इंडस्ट्री है। तो कुल मिलाकर के इनपुट ऑफ द रॉ मटेरियल पे बेस्ड होता है कि इंडस्ट्री का टाइप क्या रहेगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसकी ऑनरशिप के बेसिस पे भी उसे डिवाइड किया जाता है। ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो 3 तरह की ऑनरशिप होगी। अगर पूरी तरह से सरकार के अंडर है तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी, उसको रूल भी सरकार करती है, ऑपरेट भी सरकार करती है, एग्जीक्यूट भी सरकार करती है। ऑपरेशन, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन सब कुछ गवर्नमेंट का है। सेकंड, अगर पूरी तरह से वो बिना सरकार के दखल के है तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको ऑपरेट, मैनेज एंड एग्जीक्यूट करते हैं प्राइवेट पीपल। तीसरी आ जाती है जॉइंट सेक्टर, उसमें गवर्नमेंट और लोग जो है, प्राइवेट पीपल जो हैं, मिल करके रोल प्ले करते हैं, तो उसे हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं। चौथा आ जाती है कि जो लोग जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली उस कंट्री की ऑनरशिप को होल्ड करते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव। तो आनंद मिल्क लिमिटेड, मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो एक कोऑपरेटिव सेक्टर में आने वाली इंडस्ट्री है। तो 4 तरह की इंडस्ट्री ऑनरशिप के बेसिस पर है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें में डिवाइड हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी लोकेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है भारत की। अब उस पर चर्चा करते हैं। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है कंट्री की। इंपॉर्टेंट क्यों है अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के 2-3 नाम समझ लेते हैं। इसको हम बेसिक इंडस्ट्री के तौर पे भी जानते हैं। बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो स्टील बनता है वो ऑलमोस्ट कंट्री की हर इंडस्ट्री में एज ए इनपुट यूज होता है, एज ए रॉ मटेरियल। तो मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंट्री की बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल का सोर्स है ना, तो फिर इसको हम बेसिक इंडस्ट्री भी तो कह सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड एंड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर अगर हम देखें, लुक एट माई लाइन्स, टेक्निकली टोटली करेक्ट, ओके। तो लेवल ऑफ आउटपुट के बेसिस पर देखें तो दे आर लार्ज इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज, तो इसको लार्ज इंडस्ट्री भी कहते हैं, बेसिक बिग इंडस्ट्री भी कहते हैं। और तीसरा अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी हैं, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने में काम आते हैं। आप मुझे बताइए कि
हेयर पिन से लेकर के एरोप्लेन तक क्या कुछ भी बन सकता है बिना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के? नॉट इवन पॉसिबल। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी और इंडस्ट्री ग्रोथ चाहते हैं, जैसे इकोनॉमी की कोई भी और सेक्टर की जो मैं बता भी चुका हूँ, चाहे वो फिर एग्रीकल्चर है, चाहे फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं हो सकता जब तक देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी। तो दिस इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। डे वन से ही भारत में ऐसा फील किया गया कि ये इंडस्ट्री भारत में होनी चाहिए। इंडिया में सबसे पहले प्लांट 1907 के अराउंड जो एक जगह होती थी साकची, साकची नाम की जगह जो है, जिसे आज झारखंड में जमशेदपुर कहा जाता है, इसे टाटा नगर भी कहा जाता है, इसका पुराना नाम साकची हुआ करता था। तो यहाँ पर शुरुआत होती है 1911 में टिस्को की, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। तो कुल मिलाकर के जब हम इन आयरन इंडस्ट्री की बात करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो हमें कुछ चीजें देखनी होंगी। क्या? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन ऑब्जर्व करनी होगी, और ये कंट्री में सिर्फ कुछ जगहों पर है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले आपको इनके रॉ मटेरियल की जांच करनी होगी, इन्हें किस तरह के रॉ मटेरियल चाहिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को अगर हम ध्यान से देखें तो इसे रॉ मटेरियल की फॉर्म में चाहिए सबसे पहले आयरन ओर, और आयरन ओर एक बहुत बड़े हाई लेवल पर वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। जितनी बड़ी चट्टान आप निकालते हैं, अल्टीमेटली उसमें से थोड़ा सा ही आयरन निकलता है। मतलब जहां से जहां तक ले जाएंगे माइनिंग एरिया से, आयरन मेटल इंडस्ट्री तक जहां तक इसे ले जाएंगे, वहां तक जाने के बाद थोड़ा सा ही मटेरियल निकलेगा, बाकी सारा वेस्ट होगा। तो ये बहुत ही हैवी और बल्की कमोडिटी है, तो आप इसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तक लेकर के जाएंगे तो आपको कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी, और कॉस्ट इतनी पड़ने के बाद अल्टीमेटली जो चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू उतनी होगी नहीं, तो आप तो फिर नुकसान में चले जाएंगे। तो आपकी क्योंकि रिक्वायरमेंट आयरन ओर है, तो आपको ये इंडस्ट्री वहीं सेटल करनी है जहाँ पे आयरन ओर बहुत प्राप्त है। दूसरा, आपको आयरन ओर से आयरन बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पर हीट जनरेट करनी है, उसके लिए आपको बहुत हाई लेवल पे कोल की जरूरत है। इस वे में भी दूसरा, जब आप आयरन ओर डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, उसके साथ आपको कोकिंग कोल भी डालना होता है, जो मदद कर सके प्योर आयरन की अलग निकलने में और इम्प्योर आयरन को ऊपर आ जाने में। इसके साथ आपको डोलोमाइट और लाइमस्टोन भी डालने होते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर मदद करते हैं जो इम्प्योर आयरन है उसकी सेपरेट करने में प्योर आयरन से। और जो अल्टीमेटली आपको पिग आयरन रिसीव होता है, लोहा, उस पिग आयरन को आप एक्यूमुलेट करते हैं, और वो पिग आयरन अल्टीमेटली इतनी बल्की कमोडिटी है कि उसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना भी महंगा हो जाता है। तो आपको मार्केट भी कहीं ना कहीं नियर बाय ही चाहिए होता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर आपको पानी की जरूरत है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में जब काम हो रहा है हीटिंग बहुत है। उसको फर्दर आकार देने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, वो हीटिंग चीजों को कूल डाउन भी करना है, सफाई के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए पानी की भी जरूरत है। तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पर अवेलेबल होने चाहिए। तो दूसरी तीसरी बात, चाहे जितना भी सामान आप मंगा रहे हैं, आ तो रोड और रेलवे के थ्रू ही रहा है, और जो मार्केट तक भी जाएगा तो रोड और रेलवे की जरूरत है। और बहुत हाई लेवल पे ये सारी चीजें आप अपनी कंट्री में भी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन एंड स्टील उस लेवल पर आपकी कंट्री में कंज्यूम तभी होगा जब देश में छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बनने वाले स्टील को यूटिलाइज करेंगी। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको उस आयरन एंड स्टील का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट भी करना है। उसके लिए आपको नियर बाय पोर्ट्स भी चाहिए, तो बंदरगाहों की भी आपको ज़रूरत है। आपको लेबर की भी आवश्यकता है, जहाँ पर लेबर का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहे और वर्किंग लेबर वहाँ से आपको मिल जाए इन सारे कामों के लिए। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो वो उन्हीं एरियाज में लोकेटेड हैं जहाँ पर आपको मैंगनीज मिल जाए, जहाँ पे आपको लाइमस्टोन मिल जाए, डोलोमाइट मिल जाए, कोल मिल जाए, आयरन मिल जाए, अच्छा रेलवे और रोडवे नेटवर्क मिल जाए, और ज़बरदस्त नदियाँ मिल जाएं पानी की समस्या को हल करने के लिए। इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगी, और एमसीक्यूज में यही आएगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से चीज़ें, उसकी लोकेशनल फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। हो सकता है वो इंडस्ट्री का नाम दे करके पूछें, लेकिन लोकेशन फैक्टर तो सारियों के लिए सेम ही रहेगी, सारी आयरन एंड स्टील। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता होगा तो फिर आप लोकेशन फैक्टर को भी गलत नहीं करेंगे।
उदाहरण तौर पर अब जिसमें समझाया गया है, अलग अलग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं टिस्को की। टिस्को की अगर हम बात करें तो टिस्को इस समय झारखंड में है और उसकी खासियतें क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको जब आप अपनी बुक में देखेंगे, आप किसी के पास बुक है एनसीईआरटी की? आज एनसीईआरटी +2 की बुक देना मुझे, कॉपी कराई आपने बेटा। चलिए, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, अब जो है सो है, ठीक है। कोई भी फिल्म में इरफान खान ऐसे ही कहता है, अब जो है सो है। ध्यान से देखिए, देखिए, क्योंकि बाजू काम उतना ही कर रही है, तो आप स्वयं ही देख लीजिए, ज्यादा चढ़ने की भी जरूरत नहीं, कुर्सियों पे आराम से दिख जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ये मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन है, ये वाली मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन है। और ये जहां पर मेरा पॉइंटर है, ये जमशेदपुर है, जिसका पहला नाम साक्षी हुआ करता था। और यहाँ पर आज पाया जाता है टाटा आयरन स्टील कंपनी, और भारत का सबसे पहला, अगर आप कहें तो, आयरन एंड स्टील प्लांट। तो मुद्दे की बात ये है, इसकी खासियत क्या है, ये दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है, जहां पे दो नदियां आपस में मिल रही हैं। वो नदियां कौन सी हैं? सुवर्णरेखा नदी और खरकोई नदी। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से खरकोई नदी आ रही है, और ये देख रहे हैं आप सुवर्णरेखा नदी है, ऊपर से आई है, सुवर्णरेखा नीचे जा रही है। तो अब यहाँ से आज आपको एक बात बता दूंगा कि जब आप इंडस्ट्री वाला चैप्टर करेंगे, यहीं से आपको इम्पोर्टेंट माइंस और आयरन माइंस और इम्पोर्टेंट कोल माइंस का क्वेश्चन भी अपने आप ही निकल आएंगे, क्योंकि जो कोल और जो आयरन माइन इनको सप्लाई करती है, कोल और आयरन, क्वेश्चन उन्हीं पे पूछा जाएगा। इससे अलावा कोई भी कोल माइन या आयरन माइन का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जो टाटा का प्लांट है, ये दो नदियों के कन्फ्लुएंस पे है, जहाँ पे नदियां मिलती हैं। तो नदियों का पानी बहुत आराम से पर्याप्त है, तो इस वजह से यहाँ पर बना है। इससे लगभग ठीक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन गुजरती है। और जो कौन सी रेलवे लाइन है? मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन। और बहुत ही आराम से ये जो टाटा का प्लांट है, इसको कलकत्ता का पोर्ट जो है वो मिलता है, और उस कलकत्ता पोर्ट के तहत ही अपना आयरन एंड स्टील जो है पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो झारिया कोल फील्ड है झारखंड की, इस झारिया कोल फील्ड से इनको कोल मिलता इस झारिया कोल फील्ड से इनको कोल मिलता है। देख पा रहे हैं कोल कहां से आता है? तो कोयले की जरूरत झारिया कोल फील्ड से पूरी हो जाती है। और झारखंड के नीचे अगर आप ध्यान से जाएं तो देखिए, ये झारखंड है, तो झारिया कोल फील्ड से कोयला लेने के बाद ये नीचे आता है, ये उड़ीसा का इलाका है, और उड़ीसा के इलाके में बादाम पहाड़ नाम की जगहें हैं, यहाँ से आयरन इन्हें बड़े आराम से मिल जाता है। तो आयरन ये यहाँ से ले लेते हैं। आई बात समझ में? तो आयरन इन इलाकों से ले लेना, उड़ीसा की माइनिंग एरिया से। जैसे नुआव मुंडी है, बादाम पहाड़ का इलाका है, तो नुआव मुंडी और बादाम पहाड़ से इनको आयरन मिलता है, ये नाम याद रखने। झारिया से कोल मिलता है, दो नदियों से पानी मिलता है, वो वाली रेलवे लाइन से इनका सामान आता जाता है। और बीरमित्रपुर नाम की एक जगह है यहाँ पर, तो ये बीरमित्रपुर है। और ध्यान रखना, सारी ही माइनिंग जो है हमारी, ये बीरमित्रपुर से ही लाइमस्टोन लेती है। तो बीरमित्रपुर इज फेमस फॉर द लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन इन्हें यहाँ से मिल जाता है। ये सारी सिचुएशन फेवरेबल होने के बावजूद ही यहाँ पर प्लांट लगाया गया, और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होती है। बाकी तो सारी बातें अच्छी हैं, सबसे अच्छी ये वाली बातें थी जो मैंने बताई थी, ठीक है। अगर आप भारत की बात करें तो इंडिया में जो आयरन ओर है, इसके मिलने का एक खास तरीका है कि एक ऐसा क्रिसेंट बनता है, क्रिसेंट बनता है, आधा चंद्रमा बनता है। किसके बीच में? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के बीच में एक बेल्ट बनती है इस तरह की। तो ये रीजन जो है बहुत ही फेमस है। तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मैंने आपको समझाई है, इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। यानी कि आयरन ओर मंगाया जा रहा है, उससे आयरन निकाला जा रहा है, उस आयरन को निकाल करके फिर रोलिंग स्टॉक बन रहे हैं, वो जो होते हैं ना रड, लोहे के मोटे मोटे। दूसरी बात, कोल मंगाया जा रहा है, उससे कोकिंग कोल बन रहा है।